तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुके हैं इसके, और ये अब चौथी वीडियो होने जा रहे हैं जिसमें हम टॉप 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के। क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। आई होप कि इससे पहले जो 3 वीडियोस आ चुकी हैं आप लोगों ने वो सभी की सभी देख ली होंगी, जिससे कि आपके इंडियन इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन हैं वो सब कवर होते चल जाएंगे। गाइस आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी के सभी क्वेश्चन आप देखें और सभी क्वेश्चंस में देखें कि आपको कितना आता है या आप कितना भूल चुके हैं। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो उम्मीद है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं, उन्हीं को रिवाइज करने के लिए ये जो सीरीज़ चलाई जा रही हैं उसी चीज़ के रिवीजन के लिए। जितने ज़्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। बस आपको क्वेश्चंस 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 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते चले जाने हैं, जिससे कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करें। स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, हर चीज़ यहीं पे मिलती है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी 75 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? वो था कि प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का। प्रमोट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा। देखिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होता है? मेन मेडिसिन माना जाता है आज के टाइम पे अंग्रेजी दवाइयों को। उसके अलावा जितने भी दूसरे तरीके हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, उन सबको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या आयुष्मान भारत स्कीम का मकसद ये था कि प्रमोट करना है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को, फिर बिल्ड करना है रूरल हेल्थ सेंटर्स की ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाने हैं, ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को हमें प्रशिक्षित करना है? ऐसा तो कुछ नहीं था। पहला इसका आंसर बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख तक का बीमा दिया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है सभी भारत के निवासियों को जिन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया है या आयुष्मान कार्ड बनवाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77 कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो चावलों का यानी कि धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है? तो वेस्ट बंगाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 आता है कि व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे। अच्छा क्वेश्चन है कि 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है भारतीय रेलवे का, उसका वर्ष क्या है? तो उसका वर्ष है 2030। तो 2030 तक इंडियन रेलवेज चाहता है कि पूरा इंडियन रेलवे का नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, जिससे कि जो लोकोमोटिव्स हैं, जो इंजन हैं, जो डीजल इंजन्स हैं या पेट्रोल इंजन्स तो नहीं है, चलो डीजल इंजन्स हैं, उन डीजल इंजन्स को हम रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रिक इंजन से। फिर क्वेश्चन नंबर 79 आता है कि विच कमिटी रिकमेंडेड जीएसटी इन इंडिया, यानी किस कमिटी ने जीएसटी की रिकमेंडेशन दी, सिफारिश दी? तो केलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, विजय केलकर टास्क फोर्स, इन नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है केलकर कमेटी। तो केलकर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में जीएसटी आनी चाहिए, और उसी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर वैट को ख़त्म करके जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80 कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट इनमें से कौन जारी करता है? आईएमएफ करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, यानी कि विश्व बैंक करता है, यूएनडीपी या डब्ल्यूटीओ, तो उसको करता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 आता है कि व्हाट डज द पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया रेफर टू, यानी गुलाबी क्रांति किस चीज़ के लिए है? ऑनियन के प्रोडक्शन के लिए, प्याज उत्पादन के लिए था क्या? पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्शन के लिए था क्या? दवाइयों के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए है, या श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए है? तो इसका सही आंसर है पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्शन। तो पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्शन को हमने पिंक रिवॉल्यूशन कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज रिलेटेड टू डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी है जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि डिजिटल वित्तीय समावेशन से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जनधन योजना ही इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 आता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी इनमें से माइक्रो फाइनेंस जो संस्थान है, माइक्रो फाइनेंस कैसे संस्थान हुए? जो बैंक्स तो नहीं है, लेकिन उनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस।
ये जो कंपनीज हैं एनबीएफसीज जो होती हैं, कुछ इसमें से डिपॉजिट ले सकती हैं, कुछ इसमें से नॉन डिपॉजिट होती हैं, यानी कि वो डिपॉजिट्स नहीं ले सकती लोगों के पैसे, लोगों से अपने आप में यानी अकाउंट खुलवा कर पैसे जमा नहीं करवा सकती, सिर्फ उधार दे सकती है। तो कुछ डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसीज होती हैं, कुछ डिपॉजिट ना लेने वाली एनबीएफसीज होती हैं, तो उन्हीं को हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए, उनके ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आरबीआई जो है वो जिम्मेदार है। वो बैंक्स को भी देखती है, एनबीएफसीज को भी देखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। जो टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका क्या मतलब है? भुगतान संतुलन का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कोई देश किसी दूसरे देश से, एक देश ए है दूसरा देश बी है, एक ए देश बी देश से कुछ खरीदता है, तो अगर वो खरीदता है और बी देश ए देश को वो सामान देता है, यानी कि यहाँ पे हम कुछ बाय कर रहे हैं, तो वो गुड्स आ गए, तो बाय करने के टाइम पे हम लोगों को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यानी अगर हम किसी भी करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम कुछ पैसे बी को दे देंगे। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हों कि जो बी ए से चाहे, यानी कि ए को बी को कुछ सामान देना पड़े, तो उसके बदले बी कुछ पैसे देगा वापस भारत को, या उस ए देश को। अगर यहाँ पे भारत की स्थिति मान लें तो ए भारत है, अगर बी कोई दूसरा देश है, तो ये जो हिसाब हुआ कि मैंने तुमसे कुछ खरीदा और तुमने मुझसे कुछ खरीदा, और उस दौरान जो बैलेंस और जो ट्रेड हुआ, उस ट्रेड का जो पैसा होगा उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट हर देश कोशिश करता है कि उसके फेवर में हो, यानी कि हम लोग, कोई भी देश चाहेगा कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, निर्यात ज़्यादा करे, और आयात यानी कि इंपोर्ट कम करे। इंपोर्ट जितना कम करेगा उतना पैसा कम बाहर जाएगा, और जितना एक्सपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा पैसा आपके घर में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो कह रहा है कि एक कंट्री का टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी किसी देश का शेष विश्व के साथ कुल आर्थिक लेन देन। हाँ, यही कुछ है। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी बैलेंस, या नन ऑफ द अबव। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। देखिए, मैंने बताया तो आपको यही है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, लेकिन इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस नहीं, इनकी वैल्यू का, यानी इनके पैसों का, कि एक्सपोर्ट कितने पैसे का किया, कितने रुपए का किया, इंपोर्ट कितने रुपए का किया, और उनका डिफरेंस। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो एक देश का टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ पूरी दुनिया के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 85 कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो डिजिटल इंडिया जो अभियान चलाया था उसके मुख्य फोकस क्या था? आईटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, प्रोवाइड करना यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यानी कि सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, यानी एक सशक्त भारत समाज में बदलना, या इसमें से सभी, लगभग सभी इसके सही आंसर हैं। तो डी ऑप्शन इसका होना चाहिए, तो डी ही बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की बेस ईयर क्या है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का। तो 2011-12 इसका बेस ईयर है। क्वेश्चन नंबर 87 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। इनमें से कौन सा एक सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, रिटेल या हेल्थ केयर। तो इसमें से जो कंस्ट्रक्शन का फील्ड है वो मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से फील्ड हो गया, वो सर्विस सेक्टर का फील्ड नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 88 आता है कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था। तो ये तारापुर में लगाया गया था। तो तारापुर जो है वो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 आता है कि जो रायतू बंधु स्कीम है जिसका एम है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस को फार्मर्स को, वो किस राज्य ने इम्प्लीमेंट किया था। तो वो तेलंगाना राज्य ने इम्प्लीमेंट किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की जो स्कीम लाई थी, टीआरएस लोग जो है, जो एक पार्टी है वहाँ पे तेलंगाना में, वो उस स्कीम को लाई थी, रायतू बंधु स्कीम को। रायतू का मतलब क्या है यहाँ पे किसान है, किसान को रायतू कहा जाता है तेलंगाना में। तो रायतू बंधु यानी कि किसान के बंधु हुए, दोस्त हुए, तो ये स्कीम करके भारत सरकार या तेलंगाना सरकार वो लेके आई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में भारत का प्रमुख निर्यात आइटम क्या है। तो वह है चावल। बासमती का जो चावल है वो बहुत ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट होता है, दूसरे देशों में, विदेशों में जाकर बिकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डबल काउंटिंग इन जीडीपी कैलकुलेशन। तो जीडीपी जनगणना के में निम्नलिखित में से कौन सी एक दोहरी गणना को दर्शाता है, यानी दो बार जो चीज़ गिनी जाती हो। काउंटिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करें। दूसरा आता है काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स मल्टीपल टाइम्स, अगर हम बीच के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बार बार उनको गणना करें। कंसिडर करें ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, अगर हम सिर्फ निर्यात और आयात पर ही विचार करें, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है बी, काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स मल्टीपल टाइम्स। अगर आप बीच के गुड्स को बार बार गिन लेंगे तो उससे क्या होगा, चीज़ों में डबल काउंटिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 92 की जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन मछलियों से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज से रिलेटेड है। तो पानी के कंजर्वेशन को बढ़ाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी नहीं है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी नहीं है। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है कि आप समुद्र से होने वाले जो भी चीज़ों का हम काम कर सकते हैं, जैसे मत्स्य पालन, अगर बहुत ही हम सरल भाषा में बोलें तो मत्स्य पालन का अगर हम विकास कर रहे हैं उसको नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 आता है कि व्हाट इज़ मुद्रा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मुद्रा स्कीम आई गई थी, तो मुद्रा स्कीम भारत सरकार लेके आई थी जिसमें 3 तरह के लोन दिए गए थे, शिशु लोन, तरुण लोन, किशोर लोन्स। तो ऐसे करके लोन दिए गए थे जिनके अलग अलग अमाउंट थे। तो ये एक स्कीम थी एमएसएमई में फाइनेंस करने की, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनको फाइनेंस करने की जो स्कीम थी उसको मुद्रा योजना कहा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 94 आता है कि विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन रूरल इंडिया। इनमें से कौन सी एक प्रकार का बेरोजगारी आम है जो ग्रामीण भारत में देखने को मिलती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट घर्षण एक बेरोजगारी है, डिस्गाइज्ड प्रच्छत्र एक बेरोजगारी है, या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट चक्रीय बेरोजगारी है। तो इसका है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि व्यक्ति डिस्गाइज्ड है, यानी कि उसको पता नहीं है कि वो बेरोजगार है लेकिन वो बेरोजगार है। अब इसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार से समझें, जैसे ये खेत है, अब इस खेत के अंदर ये एक घर है। अब मान के दोबारा हम देख लेते हैं, ये अगर एक खेत है और यहाँ पर अगर एक घर है और इस घर में कुछ लोग रहते हैं। अब इस घर में मान लेते हैं 4 लोग रहते हैं और ये खेत इतना बड़ा है कि अगर इस 4 लोगों में से सिर्फ 2 लोग इस घर में काम, इस खेत पे काम करें तो ये खेत पूरी तरह से जोता जा सकता है उन 2 लोगों की मदद से ही। लेकिन बाकी जो 2 लोग बचे इस घर के, उनके पास कोई और काम नहीं है, तो वे 2 के 2 और लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब इन दोनों लोगों को ये तो लग रहा है कि वे, उनको रोजगार मिल गया है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये खेत सिर्फ 2 लोगों से ही काम हो सकता था। बाकी के 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, इनका कोई भी काम नहीं है इस खेत में। तो ये 2 लोग वो हुए जिनको डिस्गाइज इस चीज़ का है कि वो यहाँ पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इन 2 लोग अगर ना भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इन 2 लोगों को क्या कहा गया है कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं। और यही भारत के गाँवों की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ के लोगों को लगता है कि वे रोजगार में हैं या काम कर रहे हैं, जबकि वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95 कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। कौन सा देश ऐसा है जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है भारतीय टेक्सटाइल्स का, भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक है, यानी कि जो आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो वो है यूएसए। बांग्लादेश से भी बहुत सारे कपड़े जाते हैं और भारत से भी यूएसए के अंदर बहुत कपड़े की खपत होती है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। तो जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, भारत सरकार लेके आई 1991 में, उसका क्या एम था। इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, ये तो था ही, अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये तो नहीं था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को तो उस टाइम पे प्राइवेट ही किया जा रहा था। प्रमोशन करना था एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन था। तो देखिए मेन उद्देश्य जो था वो था लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे 1991 के रिफॉर्म्स किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 97 कि टारगेट क्या है हाउसिंग फॉर ऑल इन इंडिया, यानी कि सभी भारतीय लोगों के पास घर होगा, एक पक्की छत होगी, इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट 2022 था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 98 कि विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो खेती है, ये भी हम कुछ 1-2 वीडियो पहले भी देख चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 99 आता है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो वो गोवा है। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, वो गोवा की है। और क्वेश्चन नंबर 100 आता है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा के लिए जो फसल बीमा योजना है उसका एम क्या था, तो ये था कि क्रॉप में इंश्योरेंस देना है, फसल बीमा का प्रदान करना है। तो ए ऑप्शन, टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स, ये एम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। तो गाइज इसी के साथ ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये हमने इस वीडियो में और 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ से समझ में आई होंगी और आगे इन सीरीज़ को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे।
आप इनके साथ बने रहिएगा, आखिरी तक सभी क्वेश्चन को देखिए। कोई डाउट आता है, कोई भी आपकी फीडबैक है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।